दोस्तों, गाजा जाने वाली फलोटिला के जहाज़ों पर इजरायल की बुरी नज़र है और वो लगातार इसे टारगेट कर रहे हैं। लेकिन इटली और स्पेन के बाद अब तुर्की भी मैदान में उतर गया है। तुर्की ने अपना लड़ाकू ड्रोन इन जहाज़ों की हिफाजत के लिए गश्त पर लगा दिए हैं, जिससे नेतन्याहू की टेंशन बढ़ गई है। जानेंगे क्या है पूरी खबर, और इनके अलावा अगली खबर में आपको बताएंगे बढ़ते अंतर्राष्ट्रीय मान्यता के बीच फिलिस्तीन ने ब्रिक्स में शामिल होने के लिए आवेदन किया है। चीन ने इसका खुलकर स्वागत किया है। बताएंगे इसमें शामिल होने से क्या होगा फ़ायदा, और इसी के साथ आपको बताएंगे पाकिस्तान सऊदी रक्षा समझौते पर ईरानी राष्ट्रपति का बड़ा बयान। तो बिना समय गंवाए खबरों की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, तुर्की के मिलिट्री ड्रोन लगातार गाजा की तरफ जा रहे ग्लोबल समुद्र फ्लोटिला पर नज़र रख रहे हैं। ये काफिला पूर्वी भूमध्य सागर से गुजर रहा है। उड़ानों के ट्रैकिंग डेटा से पता चलता है कि इस मानवीय मदद के जहाज़ों पर कई ड्रोन हमले हुए हैं। इसी वजह से इटली और स्पेन ने अपने युद्धपोत भेज दिए ताकि सुरक्षा दी जा सके। तुर्की न्यूज़ वेबसाइट तुर्की टुडे के मुताबिक फ्लाइट ट्रैकिंग डेटा रिकॉर्ड बताते हैं कि तुर्की के निगरानी विमान लगातार दूसरे दिन भी इन जहाज़ों के ऊपर गश्त कर रहे हैं। ये विमान टेकिरदाग और डालामन से उड़ान भरकर आए थे और इनकी उड़ान का पैटर्न बताता है कि ये बैराकतार अकिंसी और TB2 ड्रोन थे, यानी तुर्की का लड़ाकू ड्रोन। ये निगरानी तब हो रही है जब करीब 50 जहाज़ों का काफिला, जिनमें इंसानी मदद और मेडिकल सामान भरा हुआ है, गाजा की तरफ अपने सफ़र पर है और इस वक्त गाजा से लगभग 2000 मील दूर है। आयोजकों ने इजरायल पर आरोप लगाया कि वो जहाज़ों पर धमाका करने वाले और आग लगाने वाले उपकरण, साथ ही केमिकल पदार्थ गिरा रहा है, जिससे पाल और सामान खराब हुआ। फ्लोटिला में मौजूद स्वीडिश एक्टिविस्ट ग्रेटा थनबर्ग ने इंस्टाग्राम पर लिखा, हम इंटरनेशनल पानी में शांति से सफ़र कर रहे हैं। हमारे पास कोई हथियार नहीं है। हम सिर्फ खाना, बच्चों का दूध, दवाइयाँ और पानी लेकर जा रहे हैं। वहीं इस हमले को लेकर संयुक्त राष्ट्र ने जांच की मांग की। UN प्रवक्ता ने कहा कि दोषियों को जिम्मेदार ठहराना और निष्पक्ष जांच जरूरी है। इटली ने पहले से ही पूर्वी भूमध्य सागर में मौजूद अपना एक युद्धपोत फ्लोटिला की सुरक्षा के लिए भेज दिया है। इस काफिले में इटली के कार्यकर्ता और सांसद भी शामिल है। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने इन ड्रोन हमलों की निंदा की, लेकिन उन्होंने इस फ्लोटिला पहल को खतरनाक और गैर जिम्मेदाराना बताया। स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज ने घोषणा की कि मैड्रिड भी एक नौसैनिक जहाज भेजेगा ताकि अपने नागरिकों को जरूरत पड़ने पर बचाया जा सके। उन्होंने कहा, मैं इजरायल सरकार को साफ बता देना चाहता हूं कि स्पेन अपने नागरिकों की रक्षा जरूर करेगा। यूरोपीय आयोग ने चेतावनी दी, समुद्री यात्रा की आज़ादी अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत सुरक्षित है। फ्लोटिला पर कोई हमला, ड्रोन स्ट्राइक या कब्जा बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वहीं इजरायल के विदेश मंत्रालय ने गाजा को एक सक्रिय युद्ध क्षेत्र बताते हुए कहा कि वहां कानूनी नौसैनिक नाकाबंदी लगी हुई है। अगर इनका इरादा सच्चा है तो इन्हें अपनी मदद अश्कलोन मरीना यानी इजरायल के बंदरगाह में दे देनी चाहिए ताकि उसे तुरंत गाजा पहुंचाया जा सके। बाद में मंत्रालय ने यह सुझाव भी दिया कि काफिला चाहे तो किसी भी पड़ोसी देश के बंदरगाह पर सामान उतार सकता है जहां से गाजा भेजा जा सके। दोस्तों, आपको याद होगा कुछ दिन पहले ट्यूनीशिया में भी इन जहाज़ों पर हमला हुआ था। इसी सिलसिले में ट्यूनीशिया के अधिकारियों ने शुक्रवार को एक विदेशी शख्स को गिरफ्तार किया है। यह हमला 10 सितंबर को एक पोर्ट पर हुआ था। ट्यूनीशिया के गृह मंत्रालय ने इसे सोची समझी साजिश बताया। ये मामला अब राष्ट्रीय सुरक्षा अपराधों की जांच इकाई के हवाले है। दोस्तों, ग्लोबल समुद्र फ्लोटिला इस महीने की शुरुआत में बार्सिलोना से रवाना हुआ था। इसका मकसद है इजरायल की नौसैनिक नाकाबंदी तोड़कर गाजा तक इंसानी मदद पहुंचाना। अभी इस काफिले में 51 जहाज शामिल है। फ्लोटिला खुद को एक स्वतंत्र समूह बताता है जिसका किसी भी सरकार या राजनीतिक पार्टी से कोई संबंध नहीं है। सुमुद का मतलब अरबी में मुकाबला करने की ताकत या डटे रहना होता है। इस बीच हाल ही में UN की जांच में कहा गया है कि इजरायल गाजा में नरसंहार कर रहा है। अक्टूबर 2023 से अब तक इजरायली हमले में 65,500 से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं, जिनमें ज़्यादातर औरतें और बच्चे हैं। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपनी स्थिति मजबूत करने के प्रयासों के तहत अब फिलिस्तीन ने ब्रिक्स देशों के समूह में सदस्यता के लिए औपचारिक आवेदन किया है। ब्रिक्स दुनिया की 5 सबसे तेजी से उभरती अर्थव्यवस्थाओं का ग्रुप है
जिसका नाम सभी सदस्य देशों यानी ब्राज़ील, रूस, इंडिया, चीन और साउथ अफ्रीका के नाम के पहले अक्षर से लिया गया है। रूस में फ़िलिस्तीनी राजदूत अब्दुल हफीज़ नौफाल ने इस संबंध में जानकारी देते हुए कहा कि फिलहाल फ़िलिस्तीन गेस्ट मेंबर के रूप में शामिल हो सकता है जब तक कि उसे पूर्ण सदस्यता नहीं मिल जाती। नौफाल ने रूसी मीडिया से बातचीत में कहा कि मेरा मानना है कि हम पहले गेस्ट मेंबर के तौर पर शामिल होंगे और बाद में पूर्ण सदस्यता की ओर बढ़ेंगे। गौर करने वाली बात यह है कि ब्रिक्स, जिसकी शुरुआत ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका से हुई थी, उन्होंने 2024 में बड़े विस्तार के तहत मिस्र, इथियोपिया, ईरान और संयुक्त अरब अमीरात को शामिल किया। इसके बाद 2025 में इंडोनेशिया भी इस समूह का हिस्सा बन गया। अब फ़िलिस्तीन समेत कई और देश ब्रिक्स में शामिल होने की इच्छा जता रहे हैं। दोस्तों, फ़िलिस्तीन के आवेदन पर चीन ने सकारात्मक रुख दिखाया है। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता गुओ जियाकुन ने बीजिंग में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि ब्रिक्स उभरती अर्थव्यवस्थाओं और विकासशील देशों के बीच सहयोग का अहम मंच है। यह अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में लोकतंत्र को बढ़ावा देने की दिशा में एक बड़ी ताकत है। हम अधिक समान विचारधारा वाले देशों का ब्रिक्स में स्वागत करते हैं। चीन का यह बयान फ़िलिस्तीन के लिए राजनयिक राहत माना जा रहा है। जानकारों का मानना है कि अगर फ़िलिस्तीन ब्रिक्स में शामिल होता है तो उसे वैश्विक दक्षिण के देशों का और मजबूत समर्थन मिलेगा, मतलब फ़िलिस्तीन की पोजीशन मजबूत होगी। हाल के दिनों में कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, पुर्तगाल और ब्रिटेन सहित कई देशों ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के दौरान फ़िलिस्तीन को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता दी। इस कदम पर इस्राएल ने तीखी प्रतिक्रिया दी। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने महासभा में हकलाते हुए कहा कि वो किसी भी हाल में आतंकी राष्ट्र को स्वीकार नहीं करेंगे। हालांकि इस्राएल के विरोध के बावजूद दुनिया भर के देश फ़िलिस्तीन के समर्थन में नजर आ रहे हैं। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच हुए रक्षा समझौते का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि ये कदम क्षेत्र में एक व्यापक सुरक्षा व्यवस्था और मुस्लिम देशों के बीच राजनीतिक, सुरक्षा और रक्षा मामलों में सहयोग की शुरुआत है। बुधवार को संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपने भाषण के दौरान ईरानी राष्ट्रपति ने न सिर्फ इस्राएल पर कड़ी आलोचना की, बल्कि इस महीने कतर की राजधानी दोहा में हुए इस्राएली हमले की भी निंदा की। उनका कहना था कि सुरक्षा को ताकत के जोर पर हासिल नहीं किया जा सकता, बल्कि इसके लिए आपसी भरोसा, क्षेत्रीय संपर्क बढ़ाना और बहुपक्षीय गठजोड़ जरूरी है। राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने साफ कहा कि ईरान ने कभी परमाणु हथियार हासिल करने की कोशिश नहीं की और ना ही कभी करेगा। उन्होंने अपनी स्पीच में इस साल जून में इस्राएल और ईरान के बीच हुई जंग का जिक्र करते हुए कहा, मेरे देश को सबसे भयानक हमलों का निशाना बनाया गया। इस्राएल के हमले कूटनीति के साथ बड़ा धोखा थे। ईरानी राष्ट्रपति ने आगे कहा कि इस्राएल की जंगजुए हरकतें ईरान में बच्चों और वैज्ञानिकों की शहादत की वजह बनी। बता दें कि हाल के दिनों में पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच एक ऐसा समझौता हुआ है, यानी रक्षा समझौता। अगर दोनों देशों में से किसी एक पर हमला हुआ तो दोनों पर माना जाएगा और दोनों देश मिलकर जवाब देंगे। और सबसे ख़ास बात यह है कि अगर सऊदी अरब को परमाणु हथियार की ज़रूरत पड़ी तो पाकिस्तान का परमाणु हथियार सऊदी अरब के लिए हमेशा रेडी रहेंगे। तो दोस्तों, फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। आपसे गुजारिश है, हमारी सपोर्ट के लिए इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं एक और रिपोर्ट्स के साथ।